कहानी। कुछ समय पहले की बात है। किशनपुर के एक जिले में दो बहनें रहा करती थीं। वो बहनें एक दूसरे की कट्टर दुश्मन थीं। कभी एक दूसरे से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थीं। एक बहन का नाम रानी था और दूसरी बहन का नाम पायल था। पायल अपना घर चलाने के लिए मछलियाँ पकड़ने जाया करती थी और वो मछली पकड़कर बाजार में बेच दिया करती थी और जो पैसे उसे मिलते थे उन पैसों से वो घर में सामान लाकर भी देती थी और अपनी जरूरतों की चीजें भी खरीदा करती थी। ये देखकर रानी पायल से बहुत ज्यादा जलती थी। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि पायल जिंदगी में कभी तरक्की करे और पैसे कमाए। ऐसे ही एक दिन की बात है। उस गांव में एक जादुई चुड़ैल औरत रहती थी। उस चुड़ैल औरत ने दो परियों को मस्कारे के अंदर कैद कर लिया था और अपनी पोटली में बांध लिया था। एक दिन उसे बहुत ज्यादा भूख लगी। भूख के मारे वो बाहर जंगलों में आकर खाने की तलाश में निकल पड़ी। वहीं उसे एक पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के नीचे बैठकर उसने आराम से कुछ फल खाए। उसके बाद वो वहाँ से चलने लगी। वहाँ पर तभी एक नदी आई। अब वो उस नदी को अपने जादुई झाड़ू से पार कर ही रही थी कि तभी उसके हाथ में जो पोटली थी वो उसके हाथ से छूटकर उस नदी में गिर जाती है और तभी एक मछली उस पोटली को खा लेती है। जब तक चुड़ैल की उस मछली पर नजर जाती तब तक वो मछली उसकी पोटली को लेकर जा चुकी थी। अरे वो चालाक मछली मेरी पोटली को निगल कर चली गई। अब मैं क्या करूं? अब उस चुड़ैल के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था, इसलिए अपने जादुई महल में वो वापस चली जाती है। तभी वहाँ पर पायल आई और मछलियाँ पकड़ने लगी। सौभाग्य से उसने वही मछली पकड़ ली जो चुड़ैल की पोटली निगल गई थी। उस मछली को पकड़ते ही वो देखती है कि उसका पेट तो बहुत बड़ा है। अब जैसे ही पायल उस मछली को बाहर निकालती है और उसे जमीन पर रखती है तभी मछली के मुंह से एक पोटली बाहर आती है। उस पोटली को देखकर पायल बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और जब वो उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसमें दो जादुई मस्कारे होते हैं। तभी वो दोनों जादुई मस्कारे बहुत बड़े हो जाते हैं और परियों के रूप में बदल जाते हैं। आपने हमें उस चुड़ैल के चंगुल से बचाया है, इसलिए आज से हम लोग आपकी ही सेवक हैं। आज से हम दोनों परियां आपकी ही सेवा करेंगी और आपका अच्छे से ध्यान रखेंगी। आज से आप हमारी मालकिन हैं। उन दोनों परियों को देखकर पायल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी से वहीं पर नाचने लगती है। अब दोनों परियां मिलकर पायल को अच्छे से तैयार कर देती हैं और उसका श्रृंगार भी कर देती हैं। अब वो बहुत ज्यादा सुंदर लगने लगी थी। तभी वहाँ पर उसकी बहन रानी आ जाती है और उसे ऐसा देखकर उसका खून खौल जाता है कि ये मुझसे ज्यादा अच्छी क्यों लग रही है। फिर पायल रानी को वो सारी बातें बताती है और जादुई दो मस्कारे के बारे में भी बता देती है और बताती है कि कैसे उस मस्कारे में से दो परियां निकलकर आई थीं, जो उसकी सारी इच्छा पूरी करती हैं। पायल की ये बात सुनकर रानी ने ये साजिश रची कि वो रात होते ही उन दोनों मस्कारों को चोरी करके अपने पास रख लेगी और उनसे अपने सारे मन की इच्छाएं पूरी करवाएगी। देखते ही देखते रात हो जाती है और रानी चोरी चुपके पायल के कमरे में जाकर उन दोनों जादुई मस्कारों को चोरी करके अपने कमरे में ले आती है। जैसे ही वो दोनों मस्कारों को खोलती है तभी उसमें से दो परियां निकलकर आ जाती हैं। उन्हें देखकर रानी कहती है, सुनो तुम दोनों परियों, अब तुम दोनों मुझे पायल से भी ज्यादा सुंदर और गोरी बना दो और मेरे कपड़े बिल्कुल परियों जैसे बना दो ताकि मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगूं और मेरा रंग रूप और ज्यादा सुंदर कर दो और मुझे बहुत सारे धन और दौलत भी दे दो ताकि जिंदगी में मुझे कभी भी किसी चीज की कमी ना हो। रानी की ये बात सुनकर दोनों परियां अपनी छड़ी को घुमाती हैं
और अपनी छड़ी से रानी को बिल्कुल काली बना देती हैं और उसके कपड़े भी गंदे और मैले कर देती हैं और उसके चेहरे पर बहुत सारे दाग धब्बे भी कर देती हैं। अब रानी पहले से भी ज्यादा बदसूरत और गंदी लगने लग जाती है। वो अपनी ये हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी आवाज सुनकर पायल दौड़ते हुए वहाँ पर आ जाती है और कहती है, अरे क्या हुआ रानी, तुम ऐसे क्यों रो रही हो और तुम्हारा चेहरा इतना गंदा कैसे हो गया? ये सब कैसे हुआ रानी? पायल, तुम्हारी बहन रानी लालच में आकर हमसे बहुत सारी इच्छाएं कर रही थी, धन दौलत मांग रही थी, इसलिए हमने उसका ये हाल कर दिया है। लालच करने वालों के साथ ऐसा ही होता है। परी की ये बात सुनकर पायल कहती है, देखा रानी, मैं तुम्हें हमेशा से ही मना करती थी ना कि लालच करना बुरी बला है। आज तुम्हारी लालच की वजह से देखो तुम्हारे साथ क्या हो गया और तुम्हारी क्या हालत हो गई है। हाँ पायल, तुम सही कहती थी। आज के बाद मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी और भगवान के लिए उन परियों को बोलो कि मुझे पहले जैसा बना दे। मैं इस बदसूरत से चेहरे के साथ नहीं जी सकती हूँ। रानी की ये बात सुनकर पायल उन परियों से कहती है, जादुई परियों, प्लीज मेरी बहन को पहले जैसा बना दो। इसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। आज के बाद ये ऐसा कभी भी नहीं करेगी। प्लीज परियों, प्लीज। पायल की ये बात सुनकर जादुई परी बोलती है, तुम्हारी बहन को पहले जैसा तो बना देंगे हम, पर उसके बदले में हम यहाँ से चले जाएंगे और तुम्हारी सेवा भी नहीं करेंगे। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो तुम बेशक अपनी बहन की सूरत पहले जैसी करवा सकती हो। हाँ जादुई परियों, मुझे ये बात मंजूर है। आप बस मेरी बहन को पहले जैसा बना दो। पायल की ये बात सुनकर वो दोनों परियां रानी को पहले जैसा बना देती हैं और ये देखकर रानी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है कि वो पायल के साथ कितना बुरा करती थी। फिर वो पायल से अपनी गलती की माफी मांगती है और पायल भी उसे माफ कर देती है और फिर वो दोनों परियां वहाँ से गायब हो जाती हैं और फिर दोनों बहनें एक साथ प्रेम और स्नेह के साथ रहने लगती हैं। दोनों में इतना प्यार देखकर उनके माता पिता भी बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि ये चमत्कार कैसे हो गया। ये दोनों अब आराम से साथ साथ कैसे रहने लगे। बिहार के किसी गांव में श्वेता नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। वो अनाथ थी। उसके माता पिता की कई समय पहले ही किसी हादसे में मौत हो गई थी। श्वेता अपने गुजारे के लिए एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी। श्वेता गांव की लड़कियों का बहुत ही कम पैसों में सुंदर सा मेकअप करती थी, जो सबको बहुत पसंद आता था। दूसरी तरफ जब भी उसके पास कोई गरीब लड़की आती तो श्वेता बिना पैसे लिए उसका मुफ्त में ही मेकअप कर देती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, श्वेता के पास काजल नाम की एक लड़की आती है और उससे कहती है, सुनो, मैं पास वाले शहर से आई हूँ, मुझे एक शादी में शामिल होना है। जल्दबाजी में मैं अपना मेकअप ही नहीं कर पाई, इसीलिए मैं अपना मेकअप करवाने तुम्हारे पास यहाँ आई हूँ। चलो जल्दी से मेरी थ्रेडिंग बना दो और मेकअप करके मेरे चेहरे को हसीन और खूबसूरत बना दो। उसके बाद श्वेता काजल की थ्रेडिंग बनाकर उसका अच्छे से मेकअप कर देती है। अपना इतना सुंदर मेकअप देखकर काजल बहुत खुश होती है। अरे वाह, तुमने तो मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। कहो कितने पैसे हुए तुम्हारे? फिर श्वेता उसे सिर्फ 500 रुपए ही बताती है। ये सुनकर काजल हैरान रह जाती है। अरे तुम तो बहुत ही कम पैसे मांग रही हो। शहर में तो इस काम के हजारों रुपए लग जाते हैं। सच में तुम तो बहुत ही ईमानदार हो। हाँ, क्योंकि मैं सच्चाई और ईमानदारी से ही पैसे कमाती हूँ। तुम्हारी इसी ईमानदारी से मैं बहुत खुश हुई, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी सहेली बनाना चाहती हूँ। देखो, मेरे पापा एक पुलिस ऑफिसर हैं, इसीलिए जब भी तुम पर कोई भी मुसीबत आए तो तुम मुझे तुरंत ही फोन कर देना।
ये लो मेरा फोन नंबर। फिर वो दोनों काफी बातें करने के बाद काजल श्वेता से विदा लेती है और वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन फिर एक दिन अचानक उस गांव में तेज बारिश की वजह से बाढ़ आ जाती है और उस बाढ़ में श्वेता का पार्लर और उसका घर दोनों ही बह जाते हैं। अब श्वेता बेचारी बहुत ही परेशान हो जाती है और वो सोचती है, हे ऊपर वाले, एक ही रात में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मैंने बड़ी मेहनत से अपना ब्यूटी पार्लर खोला था, लेकिन शुक्र है मैंने बैंक में कुछ पैसे जमा कर रखे थे। अब मैं उन पैसों को शहर लेकर जाऊंगी और उससे शहर में ही एक ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। उसके बाद श्वेता बैंक में जाती है और बैंक से सारे पैसे निकाल लेती है और उन पैसों को लेकर शहर में पहुंच जाती है। लेकिन शहर में महंगे महंगे और बड़े पार्लर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो बोलती है, अरे यहाँ तो ब्यूटी पार्लर चलाने वाली लड़कियों ने लूट मचा रखी है। मामूली से मामूली काम के बदले ये सब बहुत ज्यादा पैसे लेती हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर ब्यूटी पार्लर खोलकर कम पैसों में ही लड़कियों का मेकअप करूँगी। उसके बाद श्वेता एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल लेती है और कम कीमत में ही लड़कियों का मेकअप करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ श्वेता का किया हुआ मेकअप बहुत ही अच्छा होता था, जिस वजह से उसके पास आने वाली सभी लड़कियां अपनी सहेलियों को भी लेकर वहाँ पर आया करती थीं। और इस तरह धीरे धीरे श्वेता का पार्लर चल पड़ा। लेकिन श्वेता की कामयाबी से आसपास के ब्यूटी पार्लर चलाने वाली लड़कियों को बहुत जलन होने लगती है और वो लोग आपस में बोलती हैं, जब से इस गांव की गवार ने यहाँ ब्यूटी पार्लर खोला है, तब से हमारा धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। ये बहुत ही कम कीमत में लड़कियों का अच्छा मेकअप करती है। हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा, वरना एक दिन हमें अपना ब्यूटी पार्लर बंद करना पड़ेगा। उसके बाद सभी लड़कियां मिलकर श्वेता के पास पहुंच जाती हैं और श्वेता को धमकाते हुए कहती हैं, हमारी बात कान खोलकर सुन ले। आज के बाद तू यहाँ पर ब्यूटी पार्लर नहीं चलाएगी। जहाँ से आई है वहीं पर वापस लौट जा। अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे ये क्या बात है? लेकिन आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जिस वजह से तुम सब मुझे यहाँ से भगाना चाहती हो? अरे तूने हमें पागल समझ रखा है क्या? तू कम पैसे में लड़कियों का मेकअप इतना अच्छा करती है, जिस वजह से सभी लड़कियाँ तेरे पास ही मेकअप करवाने आने लगी हैं। हाँ, तेरी वजह से हमारे ब्यूटी पार्लर में लड़कियों ने आना कम कर दिया है, इसीलिए हम तुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं। लेकिन ये तो गलत बात है। तुम सब एक नंबर की लालची हो। ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में तुम लड़कियों को बेवकूफ बनाकर उन्हें लूटती रहती हो। लेकिन मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम करती हूँ। अरे ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लगता है इसकी मरम्मत करनी ही पड़ेगी। उसके बाद सभी लड़कियाँ मिलकर श्वेता की बुरी तरह से धुलाई करने लगती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर काजल आ जाती है और ये सब कुछ देख लेती है। काजल जल्दी से उसी वक्त अपने पापा को फोन करके वहाँ पर बुला लेती है। फिर उसके बाद उसके पापा भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। काजल के पापा को देखकर सभी ब्यूटी पार्लर वाली लड़कियाँ बहुत डर जाती हैं और काजल श्वेता को चुप कराने लगती है। सब अपनी जगह पर खड़ी हो जाओ। इस मासूम लड़की पर हाथ उठाने की तुम सबकी हिम्मत भी कैसे हुई? अभी मैं तुम सबको 6 महीने के लिए जेल में बंद कर दूंगा। ये सुनकर सभी लड़कियां बहुत घबरा जाती हैं और उनसे अपनी गलती की माफी मांगने लग जाती हैं। नहीं नहीं, तुम सबने गुनाह किया है। तुम सबको सजा तो मिलनी ही चाहिए, ताकि दोबारा तुम इस तरह की गलती कभी ना करो। उसके बाद काजल के पापा उन सभी लड़कियों को 6 महीने के लिए जेल में बंद कर देते हैं। और यहाँ श्वेता काजल से कहती है, काजल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम न आती तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे लेकिन तुम यहाँ पर आई कैसे? अरे मैं इसी शहर में रहती हूँ
मैं यहाँ पर हर ब्यूटी पार्लर में जाती रहती हूँ, लेकिन मैंने इस नए ब्यूटी पार्लर के बारे में बहुत सुना था। मैं यहाँ पर भी मेकअप कराने आई थी, लेकिन मैंने यहाँ आकर देखा तो यहाँ पर तुम थी और सभी लड़कियाँ तुम्हें। लेकिन अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और उस दिन के बाद से श्वेता फिर से खुशी खुशी काजल के साथ में अपना ब्यूटी पार्लर चलाने लगती है। और कुछ ही समय बाद श्वेता बहुत ही अमीर हो जाती है। अब उसके पास घर, गाड़ी, सब कुछ था और फिर वो हंसी खुशी से काजल के साथ अपनी जिंदगी जीने लगी। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में पूजा नाम की एक लड़की अपनी मामी कलावती के साथ रहती थी। कलावती एक बहुत ही बुरी औरत थी। वो हमेशा अमीर बनने का सपना देखा करती थी। वो कोई भी काम नहीं करती थी, बल्कि वो पूजा से अपने घर के साथ साथ लोगों के घरों पर भी नौकरानी की तरह काम करवाती थी। पूजा की कमाई से कलावती अपना सारा खर्चा पूरा किया करती थी। इस बीच पूजा लोगों के घरों में काम करने के साथ साथ रोज स्कूल पढ़ने भी जाती थी। फिर एक दिन कलावती पूजा से कहती है, सुन पूजा, शोभा अपने खेत में कुआं खुदवाना चाहती है। उसने ये काम हमें करने को दिया है, तो आज से उसके खेत में जाकर कुआं खोदने का काम चालू कर दे। लेकिन मामी जी, अभी तो मेरी परीक्षा चालू है, पढ़ाई छोड़कर मैं कुआं खोदने का काम नहीं कर सकती हूँ। देख पूजा, मुझे उसने कुएं खोदने के लिए पूरे 20,000 रूपए दिए हैं, इसलिए ये काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। लेकिन मामी जी, अगर मैं कुआं खोदने वहाँ चली गई तो मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी और मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगी, जिससे मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। देख पूजा, वैसे भी तू पढ़ लिख कर अफसर बनने वाली तो है नहीं, इसलिए तू बेकार की बातें बंद कर दे और जाकर कुआं खोदने का काम शुरू कर दे। अपनी मामी की ये बात सुनकर पूजा बहुत उदास हो जाती है, लेकिन पूजा अपनी मामी की हरकत को अच्छे से जानती थी, इसलिए वो सब बातों को भूलकर कुआं खोदने के लिए चली जाती है। अचानक खुदाई करते समय पूजा को जमीन के अंदर एक औरत का कंकाल दिखाई देता है, जिसे देखकर पूजा बुरी तरह से घबरा जाती है। फिर वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी पूजा के भागते समय जो पानी वो बोतल में पीने के लिए लाई थी, वो उससे गिर जाता है और बोतल का सारा पानी उस औरत के कंकाल के ऊपर गिर जाता है। तभी वहाँ पर एक तेज रोशनी होती है और वो कंकाल एक औरत के रूप में बदल जाती है। तभी पूजा ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। अरे ये सब क्या हो रहा है, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी वो औरत उठकर बैठ जाती है और वो एक जादूगरनी के रूप में बदल जाती है और वो पूजा से कहती है, कई सालों पहले मैं यहाँ पास वाले एक जंगल में रहती थी। उन दिनों में बहुत ज्यादा शरारती थी और अपनी जादुई शक्तियों से सभी को बहुत ज्यादा परेशान किया करती थी। फिर एक दिन मुझ पर गुस्सा करके एक ऋषि मुनि ने मुझे श्राप दे दिया और मुझे जिंदा ही जमीन में दफना दिया। और ऋषि मुनि ने मुझसे कहा था, जब कोई नेक लड़की आकर मेरे ऊपर पानी की बूंदें गिराएगी तभी मैं दोबारा से जिंदा हो जाऊंगी। आज तुम्हारी वजह से मुझे एक नया जीवन दान मिला है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूल सकती। तभी वो जादूगरनी पूजा को अपने गले लगाती है। फिर जादूगरनी पूजा को अपने घर पर ले जाती है। वहाँ पर कई सारी जादुई चीजें मौजूद थी। फिर जादूगरनी वहाँ टंगा हुआ एक जादुई गुलाबी लहंगा निकाल कर पूजा को देते हुए कहती है, पूजा, ये एक खास जादुई गुलाबी लहंगा है, तुम इसे ले लो। ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता है। जादुई गुलाबी लहंगे को देखकर पूजा बहुत ज्यादा खुश होती है। पूजा उस जादुई गुलाबी लहंगे के लिए जादूगरनी का धन्यवाद करती है और जादुई लहंगा लेकर पूजा वहाँ से चली जाती है। फिर वो उस जादुई गुलाबी लहंगे को पहन लेती है।
कि तभी जादुई गुलाबी लहंगा उससे कहता है, चलो पूजा, अब मुझे अपनी पहली इच्छा बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मुझे कंगन पहनने का बहुत शौक है, लेकिन मैंने आज तक कभी भी कोई कंगन नहीं पहना। ये लो पूजा, तुम्हारे लिए सुंदर सा कंगन। और बताओ तुम्हें और क्या चाहिए। मैंने आज तक स्वादिष्ट खाना नहीं खाया है। मेरी मामी हमेशा मुझे रूखा सूखा खाना देती है, इसलिए मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर बहुत ही स्वादिष्ट खाना खाना चाहती हूँ। ठीक है पूजा, मैं तुम्हें शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में लेकर चलता हूँ। तभी वो जादुई गुलाबी लहंगा पूजा को हवा में उड़ाते हुए उसे एक 5 स्टार होटल की तरफ लेकर जाता है कि तभी पूजा की कुछ सहेलियाँ उसे रास्ते में देखकर हैरान हो जाती हैं। तभी उसकी एक सहेली चेरी उससे कहती है, अरे अरे पूजा, तेरे पास इतनी सारी जादुई शक्तियाँ कहाँ से आ गयी? तभी पूजा अपनी सहेलियों को सारी घटना के बारे में बता देती है। फिर पूजा कहती है, मैं शहर में खाना खाने के लिए जा रही हूँ, वो भी एक 5 स्टार होटल में। तुम सब भी मेरे साथ चलो ना। पूजा की ये बात सुनकर उसकी सहेलियाँ और जादुई गुलाबी लहंगा बहुत खुश हो जाता है और जादुई लहंगा पूजा से कहता है, पूजा, तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए बहुत अच्छाई है, ये देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ। तभी जादुई गुलाबी लहंगा वहाँ पर एक जादुई कालीन को प्रकट करता है और उन्हें बहुत ज्यादा पैसे भी देता है। फिर जादुई लहंगा उनसे बोलता है, अब ये जादुई कालीन हम सबको शहर ले जाएगी। वहाँ पर तुम सब अपनी मर्जी का अच्छा खाना खा लेना। वहाँ पर तुम्हें पैसों की कमी भी नहीं होगी, तुम जो चाहे वो सब ले सकती हो। फिर सभी लड़कियाँ उस जादुई कालीन पर सवार होकर शहर में एक अच्छे से 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए पहुँचती हैं। फिर खाना खाने के बाद वहाँ बाजार में वो लोग बहुत सारी खरीदारी करती हैं और सारा दिन अपनी सहेलियों के साथ पूजा एक बहुत अच्छा टाइम गुजारती है और फिर वापस वो लोग अपने गांव आ जाती है। लेकिन तभी शोभा की नजर पूजा पर पड़ती है। तभी शोभा कहती है, अरे इस पूजा के पास अचानक से इतना सुंदर लहंगा कहाँ से आ गया? फिर सभी लड़कियाँ पूजा को धन्यवाद करके वहाँ से चली जाती हैं। उन सभी लड़कियों के पास इतने सुंदर सुंदर कपड़े देखकर शोभा बहुत हैरान हो जाती है। शोभा को उन पर शक होने लगता है। तभी शोभा उन लड़कियों में से एक लड़की को रोककर उससे सारी बातें पता कर लेती है और वो लड़की भी शोभा को सारी बातें बता देती है और वो पूजा के जादुई गुलाबी लहंगे के बारे में भी शोभा को सारी बातें बता देती है। फिर शोभा अपने मन में सोचती है, अच्छा तो पूजा को खेत में खुदाई करते समय ये जादुई लहंगा मिला है, इसीलिए वो इतना बदल गई। तो अब मुझे इस जादुई लहंगे को इससे लेकर ही रहना होगा। फिर शोभा चुपके से पूजा का पीछा करने लग जाती है। लेकिन तभी पूजा हवा में उड़कर वहाँ से कहीं चली जाती है। अरे अचानक से यह पूजा कहाँ चली गई? कोई बात नहीं, अब मैं इसकी मामी के पास जाकर उसे सारी बातें बता देती हूँ ताकि उसकी मामी उसकी पिटाई करके वो जादुई लहंगा उससे ले ले। फिर शोभा कलावती के घर पर चली जाती है और फिर शोभा पूजा की मामी कलावती के पास जाकर उसे सारी सच्चाई बता देती है। पूजा जैसे ही घर पर वापस आए उससे वो जादुई लहंगा लेकर मुझे वापस दे देना, नहीं तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगी। लेकिन दूसरी तरफ पूजा की मामी कलावती शोभा से भी बहुत ज्यादा लालची थी। तभी कलावती अपने मन में सोचती है, शोभा ने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? मैं पूजा के घर आते ही उससे वो जादुई लहंगा ले लूंगी और फिर उसका इस्तेमाल करके मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। उसके बाद थोड़ी ही देर में पूजा भी घर वापस आ जाती है
और कलावती पूजा से कहती है, सुन पूजा, तेरे पास जो जादुई लहंगा है उसके बारे में मुझे सब कुछ पता चल गया है। अब जल्दी से इस जादुई लहंगे को उतार कर मुझे दे दे, नहीं तो मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। लेकिन मामी जी, ये जादुई लहंगा आप मुझसे क्यों लेना चाहती हैं? इसकी मदद से तो मैं आपकी हर इच्छा को पूरी कर सकती हूँ। पूजा की बच्ची, मुझे तेरे एहसान की कोई जरूरत नहीं है। इस जादुई लहंगे को मैं अपने पास रखना चाहती हूँ और इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना चाहती हूँ। अब जल्दी से इस लहंगे को उतार और मुझे दे दे। फिर पूजा उस जादुई लहंगे को उतार कर अपनी मामी को दे देती है। कलावती जैसे ही उस जादुई गुलाबी लहंगे को पहनती है तो उस जादुई लहंगे को बहुत गुस्सा आता है और वो कलावती को सबक सिखाने की सोचता है। फिर अगले ही पल कलावती का पूरा शरीर काला और उसका चेहरा बदसूरत होने लगता है। वो देखते ही देखते एक बुढ़िया के रूप में बदल जाती है। अरे मुझे ये क्या हो गया? मैं बुढ़िया कैसे बन गई हूँ? तभी वो जादुई गुलाबी लहंगा कहता है, दूसरों को परेशान करने वाली औरत, अब तो जिंदगी भर ऐसे ही बुढ़िया बनी रहेगी। तुम्हारे इस लालच की सजा यही है। अब सुनो पूजा, अब यहाँ पर सभी लोगों को इस जादुई लहंगे के बारे में सब कुछ पता चल गया है। अब हम दोनों का यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। चलो हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। फिर क्या? इसके बाद जादुई गुलाबी लहंगा पूजा को हमेशा के लिए कहीं दूर लेकर चला जाता है और यहाँ कलावती हमेशा के लिए बदसूरत और अकेली रह जाती है। उस दिन के बाद से पूजा के जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती और वो अपने जादुई गुलाबी लहंगे के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन बिताने लगती है।